अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। जैसा कि इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नाइन्थ का लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को आजकल डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हमने कल स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स, जो जानदारों की तंजीम के दर्जात। तो उसमें कल हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया था। इसमें हमने बायो एलिमेंट्स पढ़े थे और आज हम मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी भी जानदार को किस तरह स्टडी कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स जो कंपोनेंट हैं हमारी बॉडी का, उनमें उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अज़ीज़ तलबा स्टार्ट करते हैं। चलिए अज़ीज़ तलबा हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ लिया होगा। मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप जो होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या चीज़ है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप। अब ये ग्रुप क्यों बनता है? क्योंकि जो अकेला एटम है आम तौर पे वो आइसोलेट रहना, यानी अकेला रहना जो है वो पसंद नहीं करता, उसको वो ज़्यादा देर तक अकेला नहीं रह पाता। ख़ास तौर पे अगर उसके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ताक अदद में हैं, यानी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन हैं या 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कोशिश करता है स्टेबल होने की। कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, बॉन्ड बना के आयोनिक बॉन्ड बनाता है या कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ताकि वो एक स्टेबल हालत में, क़याम पज़ीर हालत में आ जाए। तो इसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो ग्रुप बना के रहते हैं। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर लेवल पे जानदारों का ये जो लेवल है उसमें हम क्या देखेंगे। देखें, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड का बुनियादी जुज़ या बुनियादी इकाई या बेसिक यूनिट होता है और उस मॉलिक्यूल के अंदर उस कंपाउंड की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे पानी है, ठीक है, उसके अंदर H2O, पानी का फार्मूला क्या है? H2O। अब इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा, पानी का जो एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हम कहेंगे कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जो पानी है, जो कंपाउंड है, उसकी तमाम खसूसियात, जो बुनियादी खसूसियात हैं, वो तमाम की तमाम इसके अंदर मौजूद होंगी। अच्छा, तो जिस तरह से आम हालात में एक एटम इनफरादी तौर पे रहने की बजाय मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहने को तरजीह देता है, इसी तरह कल हमने जो बायो एलिमेंट्स पढ़े थे, बायो एलिमेंट्स भी अकेले रहने की बजाय, क्योंकि उनमें भी एटम्स मौजूद हैं, तो वो अकेले रहने की बजाय मॉलिक्यूल की शक्ल में रहने को तरजीह देते हैं। तो मुख्तलिफ़ बायो एलिमेंट्स जब एक ग्रुप बनाते हैं और मॉलिक्यूल उसके नतीजे में तैयार होता है, तो उस मॉलिक्यूल को हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी एक मिसाल तो ये मैंने दे दी, H2O है और उसके अलावा ग्लूकोज है C6H12O6। अब इस लेवल पे मैं फार्मूले लिख रहा हूँ तो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। C6H12O6 ये है जनाब ग्लूकोज का फार्मूला। चले मैं सारा लिख देता हूँ ताकि अगर किसी को पता नहीं है तो पता लग जाए। पानी और ये होगा जनाब ग्लूकोज। अच्छा जी, तो आपने देखा कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये बायो एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बनते हैं। जब बायो एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं, जुड़ते हैं, तो उसके नतीजे में बायो मॉलिक्यूल वजूद में आते हैं। अच्छा, अब ये जुड़ते किस तरह से हैं? बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ आम तौर पे या तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं
आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसके नतीजे में फिर बायोमॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं। अब ये इन दोनों बॉन्ड्स के साथ की वजह से ये आपस में बॉन्ड बना जुड़ते हैं और बायोमॉलिक्यूल तैयार करते हैं। अच्छा, अब ये बायोमॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इनमें मैंने मिसाल दी, ग्लूकोज है, H2O है, पानी है, और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, मुख्तलिफ फैट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ये हमारे जिस्म को बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आगे फिर अगर हम देखें तो इनकी दो इकसाम आ जाती हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। एक होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, या इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। और दूसरे नंबर पे आते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब जो बच्चे जिन्होंने ये लफ्ज़ पहले नहीं सुना, माइक्रो और मैक्रो, और आम तौर पे जो बच्चे एट्थ क्लास के बाद जब आते हैं हमारे पास 9th क्लास में, तो उनको इसके बारे में नहीं इल्म होता कि मैक्रो और माइक्रो इनका मतलब क्या है। तो पहले हम इसके मतलब को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैक्रो का मतलब है बड़ा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या इसमें हम लार्ज की तरफ, मानी की तरफ जाएंगे, जिसका साइज़ बड़ा है या उसका एटॉमिक वेट बड़ा है। और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अब ये इतना छोटा, यहाँ पे ये छोटे से मुराद इतना छोटा होता है कि वो हमें अगर तो वो हम किसी देखने वाली चीज़ की बात कर रहे हैं तो फिर उसका मतलब ये होगा कि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम आँख से नहीं देख सकते, और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि बैक्टीरिया, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे है माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि छोटा मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा है। अब ये तीर का निशान ऊपर होता है, इसका मतलब है कि ज़्यादा है। और माइक्रो मॉलिक्यूल वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जनाब इसका? ये कम हो जाएगा। तीर का निशान नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब होता है कम, और अगर तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब होता है ज़्यादा या बड़ा। हम इन तमाम मानों में ले सकते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है जी। और इसकी वजह कि इनमें एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है मैक्रो मॉलिक्यूल में, और माइक्रो मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कम होती है। मिसाल के तौर पे पानी, H2O, ये मिसाल आप दे सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की। फिर ग्लूकोज आ जाता है C6H12O6, ठीक है, ये इनकी आप मिसाल दे सकते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल में कौन सा आएगा? इसमें हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम उर्दू में निशास्ता भी कहते हैं, प्रोटीन है, निशास्ता है। तो ये लफ्ज़ आप साथ साथ याद रख लिया करें, क्योंकि जब हम उर्दू मीडियम में पढ़े होते हैं तो वहाँ पे कई दफ़ा उर्दू का लफ्ज़ आ जाता है और उसी का जो इंग्लिश वर्ड है कभी कभी वो लिख दिया जाता है। तो निशास्ता क्या है सर? ये जनाब कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता। प्रोटीन हो जाता है। इसके अलावा आप इस तरफ आ जाएं लिपिड्स के ऊपर। अब लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स हम चिकनाइयों को यानी फ़ैट्स को कहते हैं। ये लफ्ज़ फ़ैट्स के लिए इस्तेमाल होता है, उर्दू में इसको चिकनाई कहते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। बाज़ दफ़ा जब पेपर में सवाल पूछा जाता है या अगर आप किताब ही पढ़ रहे हैं, किताब में बाज़ जगह लिपिड्स लिखा होता है, बाज़ जगह फ़ैट्स लिखा होता है,
तो ये असल में एक ही चीज़ है, यानी कि चिकनाई वाली चीज़ें। तो आपने चिकनाइयाँ याद रखना है। और निशास्ता कार्बोहाइड्रेट्स को कह रहे हैं, प्रोटीन उर्दू में इसको लहमियात भी कह देते हैं। तो बहरहाल ज़्यादातर यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैंने दे दी मैक्रो मॉलिक्यूल की और माइक्रो मॉलिक्यूल की। तो आज हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जानदार को कैसे स्टडी करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और उनकी इकसाम हमने देख ली। तो कल इंशाल्लाह हम इससे जो अगला लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।